बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसे सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम जो टिकट के दावेदार हैं उन्होंने अपनी तैयारी कर दी है उसी पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होके गए हैं और वापस सेंटर में सरकार बन गई है एनडीए की। और इस बार 2024 में क्या विधानसभा चुनाव में टिकटों का रुख रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीडी अग्रवाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार है और पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, साथ के अंदर है विनय यादव जी जो राजनीति के विशेषज्ञ है, उनसे पूरी चर्चा करेंगे। केशव जी क्या कहेंगे? जी मोहनलाल जी, 100 बीमार वाली स्थिति फिर हो गई है। रेवाड़ी की अगर हम बात कर ले तो 3 सीटें हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा मारामारी बीजेपी की टिकट के लिए, एक तरफ राव समर्थक, एक तरफ बीजेपी कैडर के लोग, किस तरीके से देखते हैं? और अभी राव हाल ही में जीत के गए हैं। मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, पलड़ा जो है संगठन का इस बार भारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता पिछली बार की गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराएगा, क्योंकि पिछली बार की जो गलतियां हैं, ये मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि जेपी नड्डा जी आए, प्रधानमंत्री जी को स्वयं, मतलब एक विधानसभा इलेक्शन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उसके बाद उस सीट को, रेवाड़ी विधानसभा सीट को हारना। तो ये संगठन ने इस बार इसे सीख लिया है और मैं आपके चैनल पे दोबारा बता रहा हूं कि टिकट शीर्ष नेता संगठन के किसी आदमी को तय करेगा, चाहे उसमें डॉक्टर अरविंद यादव हो, भाई सतीश कोड़ा हो, चाहे अपने मुकेश कापड़ीवास हो, रणधीश कापड़ीवास हो, और यह भी हो सकता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी देखी है, जैसे जनाधार वाले कुछ नेता हैं, फॉर एग्जाम्पल सतीश यादव जी हैं, सन्नी भाई भारद्वाज हैं, सन्नी प्रशांत यादव हैं, उन्होंने भी एक बढ़िया वोट दिए मोहनलाल जी। तो किसी को देख के इस बार शीर्ष नेता यही तय करेगा कि भाई किसी संगठन का आदमी टिकट दिया जाए। तो राव को इग्नोर करेंगे? आपको लगता है राव को इग्नोर करके टिकट मिल जाएगी? मोहनलाल जी मैं आपसे कह रहा हूं कि राव साहब का तो इस समय, आप मेरी बात देखिए, उनको ये मंत्रालय मिला है, आप समझिए। पहली बार रेवाड़ी के अंदर ऐसा हुआ है, ना तो मैं रेवाड़ी शहर से अभी आया हूं, मैं तो वही रहता हूं, दिल्ली तो रोज आना जाना है। पहली बार रेवाड़ी शहर के अंदर देखा हूं, ना तो कोई आतिशबाजी हुई, ना कहीं ऐसे कोई लड्डू बांटे गए, और मंत्रालय के हिसाब से राव साहब तो वैसे भी खुश नहीं है ना, उनका मेरे को दे दिए। कल आपकी मैं एक डिबेट सुन रहा था, उस डिबेट में साफ सुथरा परवीन बॉबी भाई कह रहे थे कि ना तो मंत्रालय देने खुश है, ना यहाँ की जनता खुश है। नंबर तो आपको एक चीज बता दूं, कल आपकी डिबेट मैंने वो पूरी सुनी मोहनलाल जी, नारनौल महेंद्रगढ़ साइड आप थोड़ा चले जाइए तो वहां पे जो हमारे को अहीरवाल का जो लंदन कहा जाता है रेवाड़ी और नारनौल महेंद्रगढ़ तक जहां समय है, तो वहां का अहीरवाल का क्षेत्र भी काफी किसी बात से नाराज है मोहनलाल जी। तो लेकिन मेरा सवाल वही है ना, क्योंकि उनकी बेटी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, राव ने क्लियर कर दिया, और राव टिकट भी 5-7 मांगेंगे, क्योंकि अहिरवल में राव के बिना ये मान के चलो बीजेपी कुछ नहीं होगी और बीजेपी को माननी पड़ेगी एंड में। किस तरीके से देख रहे हैं? बस अंतिम सवाल आपसे देखिए, बात बात। अंतिम सवाल मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा जी जोशी बहुत कद्दावर नेता है मोहनलाल जी, उनके फादर को भी आप जानते होंगे, हेमचंद्र बहुगुणा की बेटी है। उत्तर प्रदेश में अभी उनकी चर्चा चल रही थी, उनके बेटे को टिकट लखनऊ से मांग रहे थे वो, तो भारतीय तो उनको जब थोड़ा सा ही लगा तो टिकट अगर राव साहब को मिलेगी तो उनकी सिर्फ एक बेटी को टिकट मिल सकती है, वो भी बहुत दबाव के बाद, परिवारवाद की टिकटों में भारतीय जनता पार्टी को। नंबर 2, अभी के आपको कुछ दिनों पहले देखा होगा, राव साहब में एक नेगेटिव चीज है, आप जो मेंबर आज तक पूरे पूरे भी इतिहास में हमारे जितने भी स्टेटें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कहीं आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जीतने के बाद देखा है कि मुझे सीएम बनना है? बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मरोड़ निकालने में 1 मिनट लगाती है मोहनलाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, मरोड़ 1 मिनट निकाल देती है, घर बैठा देती है मोहनलाल जी। तो राव की मरोड़ निकलवाने के लिए बीजेपी तैयार है? बीजेपी नहीं तैयार है। अगर राव साहब की मरोड़ यही रही कि मैं सीएम की लड़ाई लड़ूंगा, अरे भाई सीएम सीएम ऐसे नहीं बनते मोहनलाल जी, सीएम बनने के लिए मोहनलाल जी, ठीक है, ऐसे नहीं बनते बीडी जी, सीएम ऐसे नहीं बनते, ये तो कह रहे हैं, बोले सीएम ऐसे नहीं बनते हैं। सीएम कैसे बनते हैं? राव के बिना सीएम बन जाएंगे? अहिरवाल से जब आपको 14-19 में चाहिए था, जब तो राव बड़े प्यारे लग रहे थे, अब सीएम का पद अगर राव मांग रहे हैं तो चुभ रहे हैं आंखों में। और अभी लोकसभा चुनाव 6ठी बार वो लगातार जीते हैं, और हालांकि मार्जिन कम है, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया आपने। अगर राव कल पार्टी छोड़ देते हैं तो बीजेपी कहां जाएगी आपको लगता है? और ये जो टिकट के दावेदार है जो लग रहे हैं, बहुत सारे राव समर्थक भी, बीजेपी कैडर के लोग भी, आपको लगता है कोई जिताने वाला घोड़ा है इसके अंदर? देखिए मोहनलाल जी, इस वक्त पार्टी के अंदर बड़ी अभी जो स्थिति चल रही है वो ये चल रही है कि एक तरफ राव इंद्रजीत समर्थक है और एक तरफ पार्टी के समर्थक जो पार्टी के नेता हैं। अब टिकट की जो दावेदारी जताने लग रहे हैं कि पार्टी के नेता भी जता रहे हैं और वो भी जता रहे हैं,
ये ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये लड़ाई की अंदर जो है रेवाड़ी की सीट किसी और खाते में चली जाए, यानी कांग्रेस खाते में चली जाए। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये इसी तरह लड़ते रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा और इनको कोई टिकट का कोई फायदा नहीं होगा। अब रह जाती है शीर्ष नेतृत्व की बात। शीर्ष नेतृत्व को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए बड़ी अभी दुविधा का विषय है कि या राव को नाराज करें या खुश रखें। अगर वो राव को नाराज करते हैं तो पूरा दक्षिण हरियाणा में उनका प्रभाव है, तो उन सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनकी नहीं चली और वो जहां चाहेंगे वहां कुछ सीटों का अगर उनके हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से राव नाराज हो जाएंगे और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को उठाना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें कैडर की, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी, अगर आप उनकी अनदेखी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये पार्टी के लिए इस वक्त जो है बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। वही ये वही शीर्ष वही नेतृत्व वही पूछ रहा हूँ, सांप के मुंह में छछूंदर फंस गया ना कि भाई इधर यस पड़े कुआ इधर पड़े खाई, तो क्या करे जी ऐसे के अंदर? फिर पैराशूट से लाना पड़ेगा, ऐसा अननोन चेहरा लाना पड़ेगा जी जिससे नाराजगी नहीं हो। जी लेकिन मोहनलाल जी सवाल ये था, मैंने पूछा कापड़ीवास को अगर छोड़ दे तो ऐसे कुछ जिताऊ आपको लग रहे हैं कि भाई सुनील मूसेपुर को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं, दोबारा टिकट दे सकते हैं, या अरविंद यादव को दे सकते हैं, कापड़ीवास को दे सकते हैं, सतीश खोड़ा को दे सकते हैं? कोई तो चेहरा होगा जो लगे कि हमें पार्टी इसको अगर आंख मिच के दे देती है तो चुनाव जीत सकता है। देखिए ये वही लगभग पुराने चेहरे हैं जो पिछली बार भी थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पार्टी इस वक्त एक ऐसे उसमें है तो वो ये सोचेगी कि एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो राव भी उसको इग्नोर न कर सके और पार्टी भी उसको इग्नोर न कर सके, और वो पैराशूट से ही उतारा जाएगा। अभी उसका कोई नाम डिस्क्लोज नहीं है। एक और सवाल कर लेता हूँ। आप कहते हैं कि अब जो मोदी जी जीते हैं, मोदी जी की 2024 में वोट असर नहीं है क्योंकि इनकी खुद की सीटें घटी हैं। जो 400 पार का नारे लगा रहे थे, 75 पार का इन्होंने पिछली बार लगाया, तो जब तक चलो 19 में वो जीत गए थे। बालाकोट था, और भी चीज थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो मोदी जी का ओरा था। लेकिन अब खुद बैकफुट पे हैं। कोई इतने बहुमत से सरकार नहीं बनी है बीजेपी की, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है, जो मैं कह रहा हूं, खुद अपने साथ ले रहे हैं रुक रुक करके। ऐसे में क्या राव से बारगानी कर सकते हैं? राव अब बारगानी करेंगे क्योंकि राव तो फिर भी जीत गए जैसे तैसे करके, भले ही मार्जिन कम हो। जी बिल्कुल, राव साहब ने ये स्पष्ट भी कहा है कि ये जीत जो है मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और उन्होंने मेहनत करी है, इसलिए राव ने ये स्पष्ट संदेश दिया है पार्टी को कि मैं अपने बलबूते पर जीता हूं। कोई उनके लिए कोई बड़ा चेहरा प्रचार प्रसार में नहीं था, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीतने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करना जो है पार्टी के लिए बड़ा घातक होगा। और जैसा कि तैयारी चल रही है अभी सब अपना, देखिए लोकतंत्र है, इसके अंदर अधिकार सबको है, मगर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको भी मानना चाहिए सभी को। अब वो राव की पसंद का होगा या संगठन की पसंद का होगा, ये तो वक्त बताएगा। तो कोई एक चेहरा आपके जहन में हो? देखिए मैं जिताऊ हो कोई? देखिए चेहरा जो है अभी ऐसा कोई जहन में नहीं है, और निश्चित रूप से अभी समय बाकी है थोड़ा सा, उसके अंदर कोई ना कोई चेहरा संगठन ऐसा उतारेगा ऊपर से जो निश्चित रूप से राव की पसंद का भी होगा और पार्टी की पसंद का भी होगा, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। अच्छा चलिए, वो तो भी देखेंगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो देखिए मुर्गे तो आपस में लड़ ही रहे हैं। उधर से भी तैयारी हो गई है, कोई अपना प्रचार प्रसार कईयों ने शुरू कर दिया है तमाम तरीके से। विनय जी क्या कहेंगे? ये तो दोनों अभी अलग अलग तरीके से सोच रहे। बीडी जी मानते हैं 2019 वाले जो है सिनेरियो दोबारा से कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। एक तरफ राव के कैडर के लोग, और इस बार तो कहें कि राव और मुखर होंगे क्योंकि एक तो भी आपने लोकसभा चुनाव में राव जीत के गए तो उनको एक तरफ लॉलीपॉप दिया आप लोगों ने, कोई कैबिनेट में जगह नहीं दी, खट्टर को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया इस तरीके से। तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं नहीं है, बड़ा रूप भी देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए मोहन जी, राव साहब इस बार जो जीतते हैं वो उनकी हैसियत के अनुरूप कोई जीत नहीं है, ये वो खुद भी मानते हैं, उनके वर्कर भी मानते हैं। वो अलग बात है कि राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्षम दिखाने के लिए विरोधियों के सामने अपने आप को कमजोर सिद्ध ना करें, इसलिए वो इस जीत को बहुत बड़ा बता रहे हैं कि हम जीत गए।
मगर अंदरूनी अगर बात करें उनके वर्करों से, जो उनके खास जो वर्कर हैं, निजी वर्कर है, तो उनसे पूछा जाए तो वो इस जीत को जीत नहीं मान रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी निराशा उनके वर्करों को और पूरे दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र को हुई है कि राव साहब जीतने के बाद भी फिर उन्हें जो मंत्रालय मिला है, जिस तरह का उनको जीत के बाद उनको आप कहें एक तरह से नवाजा गया है मंत्रालय देकर, वही राज्य मंत्री के वही बता रहा हूं मैं, उस तरह से राज्य मंत्री का प्रभार देकर नवाजा गया है, तो उस तरह से भी दक्षिणी हरियाणा बड़ा मायूस है। अब राव साहब की एक शैली है, जब भी वो चुनाव आते हैं तो जनता से एक मार्मिक अपील करते हैं, इलाके के हित के विकास के लिए, अपने दम को दिखाने के लिए, अगर आप साथ हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और वो चिर परिचित उनका एक अंदाज है अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं को धमकाना और विपक्ष को एक तरह से आप समझिए उनके ऊपर फिंगर करना, ये उनका पुराना अंदाज है। कांग्रेस में थे तब भी वो करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए तब भी वो यही करते हैं। मगर इस बार क्या असर है, पार्टी जो भी है, चाहे वो पहले कांग्रेस में रहे उस समय तक तो उनका दबाव काम करता था, पर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो इस दबाव को दरकिनार कर रहे हैं, समझते नहीं है उनके इस दबाव को। पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाजपा के अंदर इस समय, अब वो बड़ी दुविधा में है। और हम पर्सनल उन्होंने जो छवि वाले जो नेता पार्टी के अंदर लिए थे वो उनकी बात को माने, या हमारा जो पार्टी का पुराना कैडर है अगर उसको कैसे स्थापित करें, ये सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने आज के समय खड़ी हो गई है। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने पार्टी कैडर को इस चुनाव में खड़ा करना चाहा, जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको हटाकर दूसरा अपने चहेतों को टिकट दी गई, वो हारते चले गए, तो ये भी एक बड़ी दुविधा संकट का विषय भारतीय जनता पार्टी के पास आज के समय में है। अब दुविधा यह है कि राव को अगर दरकिनार करते हैं, राव ने अगर विरोध का बिगुल बजा दिया, तो केवल एक दक्षिणी हरियाणा ही बचा है जहां से भारतीय जनता पार्टी अच्छी संख्या के अंदर अपने कैंडिडेट्स को जिता सकती है। तो वो ये सोच रही है कि राव को कैसे मनाया जाए, दबाव में रखा जाए। हो सकता है अंदरूनी उनकी क्या डील हुई है इस लेवल तक तो हम नहीं बता सकते, मगर एक है जिस तरह के राज्य मंत्री के प्रभाव को भी राव ने स्वीकार कर लिया है, तो राव अब डिफेंसिव मोड में है, एग्रेसिव मोड में नहीं है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी राजनीतिक विरासत को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना। अगर यही डील अगर राव मुखर होते हैं तो उनके सामने ये डील रख दी जाती है कि आप चुप रहिए, आपकी पुत्री को टिकट दे दी जाएगी जहां से आप चाहेंगे, बाकी कैंडिडेट्स में आप हस्तक्षेप ना करें। तो राव को मजबूरन वो बात उनकी माननी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कैसे भी करके आखिरी मौका है वो अपनी पुत्री को राजनीति में स्थापित कर लें। क्योंकि अगर उनका अंदाज वही ठसक वाला होता तो वो राज्य मंत्री के पद को स्वीकार नहीं करते, अपना अंदाज वो दिखाते, इसको अस्वीकार करते या इसके ऊपर वो विरोध जताते। मगर राव ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए ये बात समझ सकते हैं लोग और जनता भी समझती है, अगर राव अब केवल डिफेंसिव मोड में जो मिल रहा है उसी में आप संतुष्ट रहिए। और यही बात उनके साथ जो लगे हुए एमएलए के दावेदार हैं, जो राव के दम पर टिकट लाना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक मायूसी इसी बात की है। अब जब हमारा नेता ही जिसके दम पर हम लगे हुए हैं वो ही अगर डिफेंसिव मोड में आ गया है, तो आप लोगों की आगे टिकट के लिए पैरवी कैसे होगी, ये उनके बीच में चिंता का विषय है। तो जो जिस तरीके से बीजेपी कैडर के लोगों ने अभी समय से पहले तैयारी कर ली, क्योंकि अभी देख रहे हैं जिस तरीके से हम रेवाड़ी की अगर बात कर ले, दो तीन नेता जो दौड़ के अंदर है जिन्होंने अपनी तैयारी कर दी, तो वो यही कहीं ना कहीं लगता है आपको, अगर कोई मान लो राव अगर ठसक दिखाएंगे तो क्या बीजेपी झुकेगी उनकी? मैं उसी बात पे आ रहा था, राव जिस तरह से डिफेंसिव मोड पे या सहज मोड पे चले गए, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है ले लो, उसी को देखते हुए भाजपा के अंदर जो पुराने नेता हैं और जो राव के राजनीतिक रूप से राव के विरोध में रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रहे या अप्रत्यक्ष अंदरूनी रूप से रहे, वो अब धीरे धीरे उस बात को बनाना शुरू कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी में लगे हुए अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। मगर बात यह है कि रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा के लिए कौन कौन से कैंडिडेट उपयुक्त हो सकते हैं। आपने सवाल ये उठाया था, तो हो सकता है बाकी जो साथ बैठे हैं वो खुलकर ना बोल पाए हो, मैं कह देता हूं, पूछ रहा हूं, अगर जिताऊ की आप बात करते हैं तो 3 घोड़े हैं जो मैदान में रेवाड़ी विधानसभा में अब तक दौड़ चुके हैं, अपनी जो है वो रन दिखा चुके हैं, वो कितनी लंबी दौड़ लगा सकते हैं, जिनमें एक रणधीर कापड़ीवास है, एक सतीश यादव है और एक सुनील मूसेपुर है। ये 3 घोड़े ऐसे हैं जो लंबी दूरी की दौड़ तक जा पाए हैं चुनाव के अंदर। वो लंबी दूरी इसलिए कह रहा हूं, वो चुनाव कापड़ीवास जी चुनाव जीते हैं, सुनील मूसेपुर सेकंड नंबर पे रहे हैं, सतीश भी लगातार दूसरे नंबर पे रहे हैं। कापड़ीवास ने तो अपना निर्दलीय भी दिखाया ना, मैं वही कह रहा हूं ना, उससे पहले भी निर्दलीय वही कह रहा हूं, और निर्दलीय कापड़ीवास पहले भी अच्छी वोट बैंक लेके गए, इस बार भी भाजपा के विरोध में रहकर भी उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक लिया है। तो ये 3 घोड़े हैं जिनमें से आप एक राव खेमे का कह सकते हैं
और एक को आप भारतीय जनता पार्टी का पुराने कैडर का कह सकते हैं, और तीसरे को मैं कैडर अभी नहीं दे सकता क्योंकि वो नए नए भाजपा में आए हैं। भाजपा उनको कितना एक्सेप्ट करेगी या केवल उनका इस्तेमाल करेगी, ये समय बताएगा। तो ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर कोई भी पार्टी दांव लगाना चाहेगी। लेकिन अरविंद तो सबसे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, सतीश खोड़ा तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए तैयारी, देखिए ऐसा है, सब लोग स्वतंत्र हैं, सभी को अधिकार मिला है संविधान में, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, कोई भी तैयारी कर सकता है, पर खाली एक पोस्टर लगाने से, दीवार पुतवा देने से अगर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हो तो मेरे हिसाब से जिन लोगों के पास पैसा है वो सारे चुनाव के लिए दावेदार हैं, वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव के अंदर पार्टी कैडर के अलावा उसके साथ साथ अगर हर एक बूथ पर आपके निजी कार्यकर्ता भी हैं, आपको लगता है कि आपके निजी वर्कर भी आपके पैरेलल, जिस पार्टी से आप टिकट लगाए उनके कार्यकर्ताओं के अलावा पैरेलल भी आपके कार्यकर्ता है, तो वो जीतने की एक कंडीशन होती है, वो जिताऊ का आधार पर। चलिए एक सवाल आपसे बाद में करेंगे, क्योंकि किस तरीके से केशव जी देखिए सुविधा कहीं ना कहीं है, और आप जिस तरीके से अलग अलग तरीके से नेताओं के समर्थक है, कापड़ीवाल जी से भी आपका लिंक है, अरविंद से भी आपका लिंक है, तमाम ही कहे हर जगह से है आपका लिंक, लेकिन लगता क्या है टिकट में सक्षम सबसे बड़ा कौन है? कापड़ीवाल है, सतीश यादव है, या फिर अरविंद यादव है? किसको लगता है आपको टिकट मिल सकते हैं इन तीनों में से? और देखिए सकता है, देखिए मोहनलाल जी, पता है क्या है, रणधीर सिंह कापड़ीवाल परिवार को, रणधीर सिंह कापड़ी स्वयं को 2014 से लेकर 2019 तक लोगों ने परखा है, देखा है कि 1 रुपए का किसी उन परिवार पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं सत्ता की बात कर रहा हूं कि सत्ता के अंदर रहता हुआ आदमी, सत्ता में रहते कापड़ीवाल परिवार के ऊपर उनका और निर्दलीय वोट मिलना, मोहनलाल जी निर्दलीय जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और रेवाड़ी से इतना वोट मिलना, हम कई बार चर्चा करते हैं मोहनलाल जी कि देखिए रेवाड़ी शहर ने उनको जिता दिया। विनय भाई अच्छी तरह पता होगा, विनय भाई जानते हो, धारवाड़ा पेंट से देखिए। जी जी जी, की उम्र होली, क्या उम्र को दरकिनार करके टिकट देंगे? ये मुकेश को मोहनलाल जी मैं कह रहा हूं, जब राव साहब 74 साल के हैं, जब उसको संसद की टिकट मिल सकती है सांसद की, तो कापड़ीवाल जी को टिकट क्यों नहीं मिल सकती, जिसको रेवाड़ी ने जांचा और परखा है? मोहनलाल जी तो फिर बाकी नए चेहरे कहां जाएंगे भाई? काम तो अरे मोहनलाल जी, मैं तो भाजपा के झंडे में मैं तो मोहनलाल जी कह ही रहा हूं ना कि डॉक्टर अरविंद यादव है, सतीश खोला जी हैं, भाई सतीश यादव है, रणधीर सिंह कापड़ीवाल है, इनको किसी को टिकट मिले, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे। लेकिन जनता ने जिसको पार्टी बता देना किसको देंगे, क्यों मुर्गे लड़ा रही है पार्टी? मोहनलाल जी देखिए, आज तक के बीजेपी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार टिकट मांगो, एक माहौल बन जाए। मोहनलाल जी पूरे शीर्ष नेताओं को इस बार का अच्छी तरह पता है कि पिछली बार का कांग्रेस सीट जो निकाली है उसकी वजह क्या रही है, लेकिन इस बार मैं फिर आपसे कह रहा हूं संगठन वो गलती नहीं करेगा। एक राव साहब की बात आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार में रहे चाहे बीजेपी सरकार में, वो हमेशा हर जो भी सीएम है, हर सीएम से तो अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। वो हमारे क्षेत्र का 50 साल से विकास कहां हुआ? पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो 10 साल उन्होंने उससे संबंध बना लिए, संबंध बिगाड़ के रखे। हालांकि राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों क्लास फेलो हैं, मनोहर लाल जी खट्टर आए तो उनसे उन्होंने संबंध बिगाड़ लिए। अरे भाई, जब सीएम से आप संबंध बिगाड़ लोगे तो हमारे दक्षिणी हरियाणा का भला कैसे होगा? तो ये जो चीजें है ना, इस बार ये कैडर की चीजें है, संगठन तय करे। मजबूरी भाई, बीजेपी की मजबूरी भी तो है, बीजेपी के पास राजनेता को लीडर नहीं है। अगर खट्टर में इतना दम होता तो टिके रहते हैं, क्यों उनका सीएम पद छिनता, क्यों सीएम की कुर्सी? मोहनलाल जी आप देखिए आप हमेशा डिबेट में आप ये चर्चा करते हैं, मुझे इस बात का पूरा ध्यान है, आप कई बार कहते हैं। अब देखिए ना, मनोहर लाल जी अब कहां से कहां पहुंचे हैं, वो सबको पता है, सब देख रहा है। वो तो शीर्ष नेता नहीं तय करा ना मोहनलाल जी। राव को ये टीस नहीं होगी कि मैं 6 बार राज्य मोहनलाल जी निकालनी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आपको संगठन में काम करना होगा। मनोहर लाल जी में भारतीय जनता पार्टी समाई है। आप मेरे को एक चीज बता दिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की जो मीटिंग होती है, आरती राव जी उसके अंदर कार्यकारिणी की मेंबर है। मैंने आज तक कभी उनको नहीं सुना, आज तक पार्लियामेंट में मैंने राव इंद्रजीत से कभी बोलते सुना, कभी क्षेत्र की आवाज उठाते हो। तो भारतीय जनता पार्टी सब देखती है मोहनलाल जी। मैं वही कह रहा हूँ भाई, 2019 में उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाई, अब तो अपनी बेटी का सवाल है।
आप 3 बेटी को बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं कहता हूं देखिए आपके 5 मोहनलाल जी बिल्कुल एक टिकट उनकी बेटी की बनती है, वो जहां से टिकट मांगे। टिकट पे मान जाएंगे, सीट उनसे 12 निकलवाओगे, टिकट उनको 1 दोगे, कैसे मान जाएंगे राव साहब आप? अरे मोहनलाल जी हमेशा होता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो नोएडा से विधायक हैं, तो राजनाथ सिंह क्या करें, पूरे परिवार को टिकट दिला दे क्या? ये तो नेशनल पे आ जाता है हरियाणा की बेटी जी। मान जाएंगे? आपको लगता है राव 1 टिकट पे मान जाएंगे? अरे भाई 6 बार के विधायक है, 6 टिकट तो कम से कम चाहिए उनको। तुम उनके दक्षिण हरियाणा से सीट चाहते हो, सरकार बन जाए, क्योंकि बाकी हरियाणा में आपका नंबर नहीं है, दक्षिण हरियाणा चाहिए, जैसे विनय जी बता रहे हैं। आऊंगा। देखिए मोहनलाल जी, टिकट की बात तो यह है कि राव ने हमेशा ही अपनी बात रखी है, जब भी उन्होंने कहा टिकट मांगी है और उनके नुमाइंदों को टिकट मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जहां उन्होंने टिकटों की मांग रखी है, लगभग उनकी पसंद के नेताओं को टिकट मिली है। अब की बार का जो सिनेरियो है वो कुछ अलग है। इस बार जो देखिए कि इनके इलेक्शन में भाजपा नेताओं ने उनकी मदद नहीं करी, ये मान लो, और इस वजह से ये रिपोर्ट ऊपर तक उन्होंने भेज रखी है और हाईकमान को भी पता है। ठीक है, अब समस्या मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि राव को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे, यहीं पर आपका लेख मैंने पढ़ा है कि चिरंजीवी राव को थाली में दे के देंगे। ये बंदर बात जो टिकटों की लड़ाई होगी तो ऑटोमेटिक चिरंजीवी राव फिर 24 में विधायक बन रहे हैं, अगर आपका सिनेरियो देख ले तो। बिल्कुल उसी तरीके का एक ये मैं, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने अपनी इज्जत बचानी है तो बाहर से इन सबको कोई ना कोई इग्नोर करेगा हाईकमान, और ऊपर से पैराशूट से कोई ऐसा उम्मीदवार उतारेगा कि ये सब शांत रह जाएंगे। विनय जी, भाई बीडी जी ने तो आज बढ़िया बात कर दी। वो तो कह रहे हैं बोला अगर यही हाल रहा ना, ये इसी तरीके से बंदर बांट रही, 6 उधर, कोई तीसरा आएगा, टिकट उठाएगा और यहाँ से जो है चुनाव लड़ेगा। और अगर ये इसी तरीके से लड़ाई रही, इनमें से किसी को टिकट दी तो वो उसकी घुर खोदेगा, वो उसकी खोदेगा, ऑटोमेटिक चिरंजीवी राव फिर 24 में विधायक बन जाएंगे। तो आज इन्होंने एक लेख भी लिखा है। मोहन जी, बीडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बात आपसी खींचतान की आ रही है तो हर आदमी ये चाहता है अगर मलाई लड्डू मुझे ना मिले तो लड्डू दूसरा भी ना खा पाए, चाहे उस लड्डू के भोरे भोरे हो जाए, वो परिस्थिति आएगी तो भोरे खिलेगी तो वो दूसरे के फायदे में जाएगा। अगर उस लड्डू को बंधा हुआ रखना है तो यही विकल्प निकलता है, आपकी उस पर नाराजगी, इसकी उस पर नाराजगी, तो इन सबको आउट कर दिया जाए। और उनको आउट करने के बाद एक नया विकल्प तलाशा जाता है। होता ही यही है, पहले भी चुनाव में कई बार ये हुआ, पिछले चुनाव में भी हुआ है। अब जब भी पूछा गया, जब पैनल में 10 आदमियों के नाम जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको टिकट ना दी जाए तो किसको दी जाए, तो कहते हैं जी इन 2 को मत देना, बाकी किसी को भी दे देना। फिर अगले कैंडिडेट को बुला के पूछा जाता है आपको टिकट ना दी जाए तो किसको दी जाए, उन 2 को मत देना जी, बाकी किसी को दे देना। तो ऐसे करते करते जब छटनी होती है तो 3 आदमियों को पैनल में नाम रह जाता है, और उन 3 पे भी अगर सहमति नहीं बनती है तो सबको दरकिनार करके एक पैराशूट लैंडिंग कराई जाती है, जिसपे किसी की नाराजगी ना हो। और जो भी कैंडिडेट हैं उनको आगे भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर, आश्वासन देकर उनको साथ रखा जाता है कि आपको हम अहम पदों से नवाज देंगे भविष्य के अंदर। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, अगर भाजपा का पिछली बार का जो 70 पार का नारा था वो धराशायी हो गया। हर स्टेट में अमूमन यही हुआ है, जब मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान और जहां भी कर, जितने जब 400 पार का आप नारा दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव नारा सेट करती है, सीटों का दावा करती है, उससे 60 या 50% पे रह लेती है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा। मैं एक सवाल जोड़ दूं नया आपसे, मैं विनय जी एक नया सवाल जोड़ देता हूं। 2019 में देखिए राव टिकट दिला के लाए सुनील मूसेपुर को, और राव के साथ किस तरीके का माहौल हो, उस कार्यालय में कोई छुपा हुआ नहीं है। अब 24 का चुनाव हुआ, राव के साथ जो वो भी छुपा हुआ नहीं है, राव चुनाव लड़े, कोई बीजेपी का नेता कोई नजर नहीं आया चुनाव प्रचार में, राव अपने कार्यकर्ताओं पे चुनाव लड़े। तीसरा घाव आपने राव को ये दे दिया कि वही सिर्फ जो है राज्य मंत्री का आपने दर्जा दिया। या राव चुप रहेंगे? क्या लगता है ये बड़ा कोई बम फटने वाला, कोई नया कुछ धमाका होने वाला है? देखिए मोहन जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राव केवल अपने दम पे जीत कर आए, ये 100% सत्य नहीं है। मोदी के नाम के बहुत प्रतिशत वोट राव साहब को मिले हैं। अगर राव साहब ये कहते हैं कि मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीता हूं, तो उन्हें फिर निर्दलीय चुनाव एक बार सवाल घुमा दिया आपने मेरा। घुमाया नहीं, मैं उसी बात पे आऊंगा। राव का कद बार बार कम करने की राव अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीत के आए, पहले उसका जवाब देने दीजिए मुझे। राव केवल अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीत के नहीं आए,
राव साहब को मोदी के नाम का भी वोट मिला है, और वो जो वोट मिलेगा उसी परसेंटेज से राव साहब जीत कर रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर और काम करके गए इस बार चुनाव के अंदर, हालांकि मैं जाति पर नहीं जाता हूं किसी विशेष के ऊपर, मगर इस बार दक्षिणी हरियाणा से ये लग रहा था एक सीट केवल अहिरवाल की सांसद की बच रही है। अगर ये सीट हमने हार दी तो हम इस सीट को गंवाना नहीं चाहते। तो जो लोग वोट देने की इच्छा नहीं थी राव साहब को, फिर भी उन्होंने मन मारकर उनको वोट दिए और वो चुनाव जीतते हैं। तो ये जो राव साहब के जो वर्कर है ना, ये भ्रम फैला रहे हैं, नेगेटिव सेट कर रहे हैं, केवल राव साहब के वर्करों ने काम किया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता थे, पन्ना प्रभु जो रूट लेवल के थे, उन्होंने भी वोट दिया, काम किया। उन्होंने केवल मोदी जी का नाम देकर वोट दिया है। अपर लेवल के जो नेता हैं, जो जिनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक बड़ी है, मैं उनके लिए तो मान सकता हूँ वो साइलेंट हो गए होंगे, और वो साइलेंट हो गए होंगे और उन्होंने नहीं दिलवाई होगी, वो अलग विषय है। बाबा राव साहब को फिर से दोबारा लगातार वही पद उसी कैडर से रखा गया है। तो ये तो क्या है, जब मोदी जी इस बार जो है ना, ये पहला इतिहास है, और जो पार्टी सत्ता में आई है वो जीत का जश्न भी खुल के नहीं मना पा रही। उनके ऊपर जीत की खुशी से ज्यादा उनके नेताओं के ऊपर चेहरे पर मायूसी ज्यादा है। अब ये सबसे बड़ी देखने का विषय है। और जो पार्टी हार के सत्ता में नहीं आ पाई, उनके कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी का महत्व बहुत अधिक दिख रहा है। तो ये अलग तरह का सिनेरियो जो पेश हुआ है ना, और राव साहब को उसी पद से नवाजा। राव साहब को बिल्कुल टीस है इस मन में, और राव साहब को नहीं, पूरे इलाके के उनके समर्थकों को, जो उनके समर्थक नहीं है उनको भी इलाके का हित देखते हुए बहुत भारी टीस है। और कम से कम उनके कैडर के हिसाब से जो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनको एक अच्छा अहम मंत्रालय कैबिनेट स्तर का मिलना चाहिए। मैं आप ही से वो पूछ रहा हूँ, बार बार आप भी नहीं समझ पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ राव को नाराज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी जिस ठसक से 2019 में थी, 2024 में नहीं है। देखिए राव के साथ तुम बार बार देखिए, राव साहब को नाराज करने ना करने की स्थिति नहीं है, राव साहब नाराज होने की स्थिति में नहीं है। करना ना करना एक अलग बात होती है। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में किसी भी नेता को नाराज करने की स्थिति में नहीं है, और ना वो नेता उस स्थिति में है वो नाराज हो सके, क्योंकि सबका हित साझा जुड़ा हुआ है, सबको विपक्ष से खतरा नजर आ रहा है। तो इसलिए राव साहब को जो मिल जाएगा उसमें सब्र करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने दे देगी वो उनके लिए बहुत होगा। नाराजगी की बात बहुत अलग है आज। मैं मोहनलाल जी विनय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर राव साहब ये कहते हैं कि मैं बगैर भारतीय जनता पार्टी की जीता हूं, बगैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बगैर जीता हूं, तो देखिए मैं आपको दावे से कहता हूं 2019 में आपने विधानसभा की बात करो आप। मोहनलाल जी, वही आपसे मैं मोहनलाल जी मैं मोदी का भी बोरा नहीं है, देख लिया आपने 24 में 240 पे। मोहनलाल जी देखिए मैं आपसे देखिए, जब हरियाणा के अंदर दोबारा दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाई तो आपके ही डिबेट में चलती थी कि मनोहर लाल जी 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे, बीच में अल्पमत में सरकार आएगी, सरकार गिर जाएगी। मैं भी आपको दोबारा आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं मोहनलाल जी, तीसरी मोदी सरकार पूरे 5 साल अपने कार्यकाल पूरा करेगी, और आपके चैनल से मैं ये दुरुस्त कर रहा हूं मोहनलाल। आपके पास तो सब यही गुण गाने के लिए, मैं बात हरियाणा मोहनलाल जी आप एक तो ये है कि आप सच्चाई का सामना आप देखिए, छोड़िए ना, अब ये तो आप तो प्रचार प्रसार करते हैं पार्टी के। हम हरियाणा की बात करें, मोदी जी को कहते हैं। तो मोहनलाल जी मैं कह रहा हूँ हारते क्या, मोदी जी का डंका होता तो खुद अपनी सीट 1.5 लाख में जीतते हैं। कैसी बात? अरे मोहनलाल जी, भारतीय जनता की सरकार है, मोदी की नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी कहवत देना कि मोदी जी की। अरे मोहनलाल जी प्रधानमंत्री कौन है आप बताइए? नहीं, आपके दरी मोदी जी खींचते थे ना, इस बार कोई और दरी खींच लेगा मोदी जी की। अरे मोहनलाल जी ये सत्ता मत करो, जेडीयू को नाराज मत करो भाई, नहीं वो तरी खेच लेंगे। हाँ, क्या करते हैं आप बिडी जी? आप उंगली उठा रहे थे, मुस्कुरा रहे। मैं मोहनलाल जी ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हम रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, प्रचार करते हैं बेवजह कानूनी। मेन हम रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं कि विधानसभा में क्या होगा, रेवाड़ी विधानसभा का क्या हाल होगा। मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं, जो मेरा अनुमान है कि मैंने अभी बताया कि जो पैरासूट से होगा, और वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो गैर यादव होगा। अभी आप देखिए 9 के 9 10 ये यादव खड़े हुए हैं, जो कि अपना अपना दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उनमें कोई भी गैर अहीर नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए उनके नाम का। और मेरा 100% दावा है कि अगर टिकट मिली तो गैर अहीर को मिलेगी इस बार, और ये सारा झगड़ा खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर भी आप वो इशारा कर रहे हो। आपने इस बार ठान लिया है कि दोबारा चिरंजीवी राव को 2024 में विधायक बनवाना है। मैं तो गैर अहीर की बात कर रहा हूँ।
हाँ तो गैर अहीर में मैं तो कांग्रेस तो अपनी मैं तो अपनी बात रखता हूँ। मैंने अभी कांग्रेस का तो अरे राज बब्बर को हरवा दिया गैर अहीर में ला करके मेरे भाई, मैं वो नहीं तो नहीं कह रहा हूँ। रिवाड़ी, अगर रिवाड़ी भाजपा की टिकट के बंटवारे की बात कर रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं बार बार कि जो भाजपा का टिकट का बंटवारा होगा वो इस बार गैर यादव में जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते चलते विनय जी। मोहन जी देखिए, कोई भी पार्टी हो, जातीय समीकरण को साधने में सबसे पहले वो ध्यान रखा जाता है टिकट बंटवारे के अंदर। दक्षिणी हरियाणा के अंदर खासकर जहां अहीर बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां आज तक किसी गैर यादव को टिकट देना पार्टी के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। ये सच्चाई की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसका मैं बताता हूं क्यों। अगर गैर अहीर को टिकट दी जाएगी तो फिर जो अदर पार्टियों की भी जो लॉबिंग है ना, वो एक निचले अंदर ही अंदर एक अलग लेवल पे होगी, और ऐसा पहले होता रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी गैर अहीर टिकट लड़े हैं इस सीट के ऊपर, जो वो उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि वो निर्दलीय लड़े हैं या टिकटों पे लड़े हैं। क्योंकि आप देखिए, जब ये दो राजनीतिक घराने हैं ना, कैप्टन हाउस और रामपुर हाउस, अगर गैर अहीर को टिकट दी गई, ये फिर से एक चाल होगी, और ये अंदरूनी जो इनकी सेटल होगी और पर्दे के पीछे का जो खेल है वो चालू शुरू हो जाएगा। वो होता आया है, इस चुनाव में भी हुआ है, पर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। चलिए वही खेल चलते चलते आपसे एक जरूरी सवाल था, मेरे ध्यान में था कि लास्ट में आपसे करूंगा। आरती राव को लेकर तो बता दीजिए, कहां से लड़ा सकते हैं चुनाव? तो पत्ते भी खोल नहीं रहे हैं। क्या लगता है आरती राव में उलझ के रह जाएंगे राव, या इस बार अपने और भी समर्थकों को जुलाएंगे? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं सीएम की कुर्सी तक पहुंचना है। मुझे एक बार थोड़ा सा आपसे देखिए मोहन जी, आवाज जरूर उठाएंगे राव साहब। एक बार आरती राव के अलावा अपने अधिकांश सीटों पर मैं दिलवाऊंगा, मुझे मिलनी चाहिए। उसकी वजह है, अगर आप समर्थक आपके पास जब तक रुकेंगे, जब तक आपका ये हो रहा है, ये जादू बना हुआ है, ये एक भ्रम बना हुआ है कि आप टिकट दिलवा सकते हैं, वरना समर्थक आपके इंडिपेंडेंट चले जाएंगे और अपने लेवल पर बड़े नेताओं से संपर्क बनाना शुरू कर देंगे, टिकट की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो ये भी एक राजनीति करने का तरीका होता है बड़े नेताओं का, और वो अपने आसपास ऐसे समर्थकों की भीड़ रखे जो टिकट की दावेदारी चाहते हैं, वो खर्चा करते रहे और उनका प्रचार प्रसार करते रहे। तो ये भी एक राजनीति का तरीका है। मगर क्या है, जब राव साहब सबके लिए करेंगे टिकट, तो फिर आरती राव को टिकट नहीं मिलेगी। और अगर वो पुत्री होने आएंगे और वो चाहेंगे पुत्री को टिकट मिले, तो वो ये तो जरूर कहेंगे जी मैंने पैरवी कही, हाईकमान ने मेरी नहीं मानी, केवल ये एक टिकट दी गई है। और कोई समर्थक ऐसा नहीं होता जो नेता के सामने कह सके हाँ जी आपकी पुत्री को टिकट गलत मिली या बेटे को टिकट गलत मिली, इसलिए हम आपके साथ नहीं है। उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो राव साहब अपनी पुत्री को टिकट लड़ाएंगे तो मुझे लगता है 99% अटेली विधानसभा। क्यों बादशाह से? क्यों बादशाहपुर? नहीं, बादशाहपुर के अंदर बड़े बहुमत से जीते हैं। अरे खुद जीते हैं वो एक अलग बात है, पर वहां के जो नेता है जो पहले चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, उनका अपना एक अलग से वहां जनाधार है। राव साहब के लिए सबसे सेफ सीट आज की डेट में अटेली है। अगर आप देखिए भिवानी लोकसभा के अंदर वो प्रचार करने कहां गए थे? तो आपको लगता है राव कहीं भी रिस्क नहीं लेंगे? पहली बार बेटी चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं लेंगे कि जो उनके विरोधी आरती राव को हरा दे। ऐसा ही राव साहब नहीं चाहते कि पहला चुनाव ही ऐसा हो कि वो उसी एक विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में उलझ कर रह जाए और उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाए। वो सॉफ्ट गेम खेलना चाहेंगे कि किसी के साथ भी, जैसे दीपेंद्र हुड्डा इस बार बड़े नेताओं के अंदर, मनोहर लाल जी, दीपेंद्र और कईयों का जो गेम सेट हुआ है, उसी तरह का राव साहब उसी एक फील्ड पे बिल्कुल पिच पर खेलना चाहेंगे। आरती के लिए रेवाड़ी सेफ सीट नहीं मानते आप? नहीं, रेवाड़ी सेफ सीट नहीं आरती के लिए, अटेली मानते हैं आप? बिल्कुल अटेली मानते हैं, भी नहीं मानते। चलिए तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, चर्चा फिर वो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो टिकटें होंगी, जैसे बीडी जी ने एक बात बताई कि एक नया चीज बताया है कि नॉन अहीर भी हो सकता है। क्या बीजेपी ये कार्ड खेलेगी, या फिर विनय यादव जी की बात सही होगी कि अहीर को टिकट मिलेगी? अगर नॉन अहीर को मिलती है तो बीडी जी आज जो हमने चर्चा की है ना, वो आपके लेख को लेकर के की है। आज आपने लिख करके भेजा है, इसलिए हमने आज आपको बैठाया है। और आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि बंदरबाट में फिर चिरंजीवी राव विधायक ना बन जाए, क्योंकि कैप्टन हाउस, जैसे कल बोबी राव जी भी कह रहे थे, अगर इनमें से किसी को टिकट मिली तो कैप्टन अजय सिंह यादव इनको दौड़ाएंगे। ये आप भी मान रहे हैं, इस बात को मानते हैं ना? तो तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।